हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के टॉप क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें आपको डेली टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके सामने है। भारत में गोलाकार आंदोलन का संबंध किससे है? राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध पूछा गया है, किससे है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आलू के उत्पादन से भारत में गोलाकार आंदोलन का संबंध है। तो किससे? आलू के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ के लिए प्रसिद्ध है क्या? पूछा गया है पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा कागज उद्योग पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या? कागज उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रेल के पहिए और धुरी का उत्पादन कहाँ होता है? तो रेल के पहिए और धुरी का उत्पादन जो है बेंगलुरु में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शून्य की खोज किसने की? शून्य जो होता है इसकी खोज की थी आर्यभट्ट ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किसने पुरस्कार विजयी फिल्म तारे ज़मीन पर को रिलीज निर्देश किया? पूछा गया है, इनमें से किसने पुरस्कार विजयी फिल्म तारे ज़मीन पर को निर्देशित किया? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महेश भट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि अभी न्यूज़ पर बहुत चर्चित हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? भारत के राष्ट्र ध्वज की जो रूपरेखा है वो तैयार की थी पिंगले वेंकैया ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो राष्ट्र ध्वज है उसकी जो रूपरेखा है वो तैयार किसने की थी? तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिंगले वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संसद में समाविष्ट है क्या? भारतीय संसद में समाविष्ट है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लोकतंत्र लोगों द्वारा एवं लोगों के लिए एक सरकार है, यह किसका कथन है? ध्यान से सुनिएगा, कथन क्या है कि लोकतंत्र लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत पूछा गया है। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से किसका मिलान सही नहीं है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का मिलान गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुशाला सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पहला साधारण निर्वाचन के बाद भारत का रेल मंत्री कौन था? पहला साधारण निर्वाचन के बाद भारत का रेल मंत्री कौन था? तो आशफ अली। कौन था? आशफ अली था पहला साधारण निर्वाचन के बाद भारत का रेल मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मुद्रास्फीति से इनमें से कौन सबसे अधिक लाभान्वित होता है? मुद्रास्फीति से इनमें से कौन सबसे अधिक लाभान्वित होता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देनदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भूकंप की तरंगों को दर्ज करने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? भूकंप की तरंगें जो होती है उसे दर्ज करने के लिए जो यंत्र होता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सवाल नंबर 14। जापान को उगते सूर्य का देश क्यों कहा जाता है? जापान को कहा जाता है उगते सूर्य का देश।
पर क्यों कहा जाता है? जापान विश्व में सबसे पूर्व में स्थित देश है, इसलिए यहाँ पर सूर्य सबसे पहले उदय होता है, तो इसीलिए जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय था कौन? राष्ट्रीय ध्वज को जिसने पहली बार फहराया था वो था एनी बेसेंट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ऑटोमोबाइल एवं रेलवे कोचों के धक्का सहने वाले स्प्रिंग रबड़ के ब्याज स्टील के बने होते हैं, क्योंकि स्टील क्या होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्टील रबड़ की तुलना में कम लचीला होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। मानव कर्ण द्वारा जो ध्वनि तरंगे नहीं सुनी जा सकती उन्हें क्या कहा जाता है? मानव कर्ण द्वारा जो ध्वनि की तरंगे नहीं सुनी जा सकती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आश्वध्वनि, और क्या कहा जाता है उसे? पराश्रव्य ध्वनि भी कहा जाता है, यानी कि इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, तो ये दोनों ही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, यानी कि बी और सी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। गैल्वेनोमीटर का पता ये किया जाता है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। कौन से उपकरण? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सोने की शुद्धता को व्यक्त करने के लिए कैरेट शब्द का उपयोग किया जाता है, सोने का सबसे शुद्ध रूप क्या है? बताइए। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 24 कैरेट, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा 24 कैरेट, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से एक को छोड़कर सभी नोबल गैस वायुमंडल में मौजूद रहते हैं, वह क्या है? बताइए। निम्न में से एक को छोड़कर सभी नोबल गैस जो है वायु में मौजूद रहते हैं, वो क्या है? तो वो है हीलियम, तो ऑप्शन नंबर, वो हीलियम नहीं रेडॉन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जब नेत्र के लेंस धुंधला पड़ जाता है, जब नेत्र का लेंस धुंधला पड़ जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब वो धुंधला पड़ जाता है आँखों का लेंस, तो उसे कहा जाता है मोतियाबिंद, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिए। दर्द से आराम पाने के लिए इस्तेमाल की गई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनाल्जेसिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिए। रिवॉल्वर, ध्यान से सुनिएगा, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोल्ट ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बार इनमें से किसकी इकाई है? पूछा गया है बार जो है इनमें से किसकी इकाई है? बार, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायुमंडलीय दबाव का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। एक बैरोमीटर का नीचे उतरना पठन इनमें से किसका सूचक है? बताइए। एक बैरोमीटर का नीचे उतरना पठन इनमें से किसका सूचक है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तूफान का सूचक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को इनमें से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? पानी और अल्कोहल का जो मिश्रण होता है उसे इनमें से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आश्वन द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो है रघुराम राजन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। चारों ओर से रेलवे लाइनों से घिरे रेलवे स्टेशन को क्या कहा जाता है? चारों ओर से रेलवे लाइनों से घिरे रेलवे स्टेशन को कहा जाता है रेलवे जंक्शन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 3 प्रसिद्ध बुद्ध स्थल तथा रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल यथा रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी, ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
ध्यान से देखिए। निम्न में से किन वेदों का अनुवाद स्वामी दयानंद ने हिंदी में किया था? निम्न में से किन वेदों का अनुवाद, ध्यान से देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। तो इसमें से किस वेद का जो अनुवाद है स्वामी दयानंद ने किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 दयानंद ने किया है, ऋग्वेद का और यजुर्वेद का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 सही हो जाएगा, सी, 1 और 3। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।